हेलो एवरीवन। आई होप कि आपने हेनरीज लॉ का जो मैंने लास्ट टाइम इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया था वो आपने सॉल्व किया होगा, आपसे हुआ भी होगा। और अगर नहीं हुआ है फिर भी तो भी कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में को ज्वाइन करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। आज का हमारा मेन टॉपिक है रॉल्स लॉ। आज के लेक्चर में हम रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉल्स लॉ, भाई रॉल्स लॉ क्या बोलता है वो जानने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो जानने पड़ेंगे। जैसे कि वोलेटाइल सब्सटेंस। ये वोलेटाइल सब्सटेंस होता क्या है? देखिए, जो भी सब्सटेंस आसानी से भाप बन जाता है या फिर वोलेटाइल होता है, इसका मतलब छटपटाते रहता है, समझे? मतलब उसका एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होता है इन साइंटिफिक लैंग्वेज। जिसका एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होता है या फिर जिसके बीच का कोहेसिव फोर्स बहुत कम होता है, वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेस। जैसे इथेनॉल हो गया। तो ये सब टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं, वो जो सब्सटेंस होते हैं, वो एक्चुअली में होते क्या है ना, तुरंत इवापोरेट हो जाते हैं। अगर आप सॉल्यूशन को ऐसे ही नॉर्मली रखेंगे तो वो तुरंत इवापोरेट हो जाएगा। जैसे नेल पॉलिश रिमूवर आपने देखा होगा घर में, तो उसको अगर आप खुला छोड़ दें तो वो क्या होता है, तुरंत भाप बन जाता है। या फिर बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो तुरंत इवापोरेट हो जाती है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो सब क्या होते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। तो वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दे आर दो सब्सटेंसेस विच हैव वीक कोहेसिव फोर्सेस। एग्जांपल नेफ्थलीन बॉल्स, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, इथेन एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गए वोलेटाइल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब चलिए हम रॉल्स लॉ पे बढ़ते हैं। अब रॉल्स लॉ क्या बोलता है? भाई रॉल्स लॉ भी हेनरीज लॉ का एक पार्टिकुलर केस है। ठीक है, रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम किसी वोलेटाइल सॉल्यूशन लेते हैं, कंटेनर लेते हैं जिसमें हम वोलेटाइल सॉल्यूशन को रखते हैं, उस केस में क्या होता था, हेनरीज लॉ में क्या होता था, हमारे पास एक सॉल्यूशन रहता था और उसके कंटेनर के ऊपर में गैस के वेपर्स होते थे। जैसे ये कंटेनर था तो उसमें लिक्विड होता था और उसका क्लोज्ड रहता था वो, और हवा में गैसियस मॉलिक्यूल्स होते थे। ये गैसियस मॉलिक्यूल्स को हमें डिसॉल्व करना होता था। लेकिन इस रॉल्स लॉ में क्या है कि वो जो सॉल्यूशन है, स्पेशल केस क्या लिया गया कि ये जो सॉल्यूशन है ये वोलेटाइल होना चाहिए, ये वोलेटाइल होना चाहिए। अगर वोलेटाइल है, अगर ये वोलेटाइल है तो इसका मतलब इसके वेपर्स भी अच्छे खासे बनेंगे। तो उस केस में क्या होता था ना, सॉल्यूशन हम किसी और चीज़ का ले रहे हैं और गैसेस जो है वो किसी भी चीज़ के हो सकते थे, हाइड्रोजन, हीलियम, कोई भी दूसरा सब्सटेंस का गैस हो सकता था। लेकिन इस केस में वोलेटाइल सब्सटेंस जो है हो सकता है उसके ही गैसेस हो और दूसरे की भी हो, लेकिन ये जो गैसेस के अमाउंट है वो ज़्यादा होते हैं इस केस में। उस केस में हम कोई भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन ले लेते थे, इस केस में हम वोलेटाइल ही लेते हैं। ठीक है, तो उस लॉ में क्या बोला जाता था कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा मोल्स ऑफ गैसेस डिसॉल्व होंगे। मतलब उतने ज़्यादा मोल्स ऑफ गैसेस कहाँ होंगे, सॉल्यूशन में होंगे। और रॉल्स लॉ क्या बोलता है? रॉल्स लॉ भी यही बोलता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा ये जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस है इनके मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन इंक्रीज होंगे। जितना ज़्यादा हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा गैसेस कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे, और उतने ही ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस सॉल्यूशन में बढ़ेंगे। एक्स क्या है, पी क्या है, पी नॉट क्या है? देखिए पी नॉट क्या है, पी नॉट है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो हमने इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए लाया है। पी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस यानी जो गैस अपना प्रेशर लगा रहा है। पी नॉट क्या है, प्रेशर ऑफ प्योर गैस इन वेपर फेज। जैसे कि हम इस केस में क्या ले रहे हैं, इस केस में एक या फिर दो तीन वोलेटाइल सॉल्यूशन होते हैं। रॉल्स लॉ में हम क्या करते हैं कि दो या तीन चार कितने भी सॉल्यूशंस एक साथ मिक्स कर देते हैं, दो तीन सॉल्यूशन हम एक साथ मिक्स कर देते हैं। सब के सब क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। सब के कुछ ए के गैस बनेंगे, कुछ बी के गैस बनेंगे। ठीक है, कुछ ए के गैस बनते हैं, कुछ बी के गैस बनते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, ये एक आइसोलेटेड कंटेनर है, ये एक पिस्टन है, और ये जो आप लेयर देख रहे हैं इसके नीचे ये वाटर या फिर सॉल्यूशन है। अलग अलग ए बी सी अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग वोलेटाइल कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन हमने बनाया है। और ये जो है उसके वेपर फॉर्म है, उसके वेपर प्रेशर से, मतलब वेपर्स है उसके ए बी और सी के।
ठीक है। तो जैसे जैसे हम पिस्टन को नीचे लाएंगे, जैसे जैसे पिस्टन को नीचे लाएंगे, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ए बी और सी के, ये कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे भाई, अंदर जाएंगे। ए बी सी के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन में जाते जाएंगे, तो पहले भी ए बी सी का कुछ पार्ट तो अंदर में था ही, क्योंकि ए बी सी तो वोलेटाइल सॉल्यूशन है। ये ए बी सी जो है सॉल्यूशन है, ए बी सी जो है वोलेटाइल सॉल्यूशन है, वोलेटाइल सॉल्यूशन है, इन्हीं के वेपर्स है ये। तो ये ए बी सी पहले से तो सॉल्यूशन में थे। मान लेते हैं जैसे कि 2 लीटर था, 3 लीटर था और 4 लीटर थे, ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी 2 लीटर, 3 लीटर और 4 लीटर थे। लेकिन जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया तो गैसियस मॉलिक्यूल्स गैसेस से वापस लिक्विड बनना चालू हो जाएंगे, लिक्विड बनना चालू हो जाएंगे। तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 3 लीटर हो जाएगा, इसका 4 लीटर हो जाएगा, इसका 5 लीटर हो जाएगा, लेट अस एज्यूम, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, गैसेस वापस से लिक्विड फेज में बनते जा रहे हैं और इनका वॉल्यूम जो है बढ़ते जा रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स इनका जो कॉम्पोनेंट होगा सॉल्यूशन में वो भी बढ़ेगा। तो वही रॉल्स लॉ बोलता है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो उनका जो मोल फ्रैक्शन होता है, उनके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं कहाँ, सॉल्यूशन में वो बढ़ते जाते हैं। या फिर जितने ज़्यादा मोल्स होंगे, जैसे बी अगर 6 लीटर होगा तो फिर इसके जो वेपर्स होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो वही बोलता है जितने ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई करते जाएंगे उतने ज़्यादा मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैसेस जो है सॉल्यूशन में हमें मिलते जाएगा। और ये पी नॉट क्या है, जैसे कि हम ए बी सी सबका सॉल्यूशन ले रहे हैं, अगर हमें एक आइसोलेटेड कंटेनर लेते हैं, आइसोलेटेड कंटेनर लेते हैं जिसमें सिर्फ ए का ही सॉल्यूशन हो, और तो फिर और वेपर्स भी जो है किसके हो, सिर्फ ए के ही होंगे। अगर सिर्फ ए का ही सॉल्यूशन ले और ये यहाँ वेपर्स भी सिर्फ ए के हैं, तो इस केस में जो प्रेशर होगा ना, इस केस में जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, पी नॉट ए के बराबर होगा। यानी कि ए का प्योर वेपर प्रेशर, यानी प्योर सॉल्यूशन ऑफ ए जब हम लेते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है उसे हम पी नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। पी नॉट ए से डिनोट करते हैं। इसी तरह बी का भी अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा, सी का भी होगा प्योर वेपर प्रेशर। जब हम प्योरली सिर्फ ए को लेते तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है उसे हम पी नॉट ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यही है पी नॉट और एक्स। तो यही बोलता है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या बोलता है भाई, कि जैसे जैसे हम प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है वो सॉल्यूशन में बढ़ते दिखाई देंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक छोटा सा डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या चीज़ पे, देखिए हम क्या करें, एक कंटेनर ले रहे हैं, एज्यूम करते हैं एक कंटेनर है जिसमें 2 वोलेटाइल सब्सटेंसेस है, ए एंड बी दोनों वोलेटाइल सब्सटेंसेस है। तो उस कंटेनर का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा। और जो टोटल प्रेशर वो किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर होगा। अब कोई भी कंटेनर है तो उसमें जो टोटल प्रेशर होता है वो हर एक मॉलिक्यूल्स के प्रेशर के सम के बराबर ही होगा ना। जैसे कि ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ठीक है। उसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, सबके वेपर्स है, ठीक है। तो इस टोटल ओवरऑल जो ये कंटेनर है उसका टोटल प्रेशर कितना होगा, ए के प्रेशर के बराबर प्लस बी के प्रेशर के बराबर प्लस सी के बराबर होगा ना। ये सिंपल सा चीज़ जो है डेल्टन्स ने दिया था, इसे हम जनरली डेल्टन्स लॉ से बोलते हैं, ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर पीटी होगा वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा। अब पी ए प्लस पी बी है तो रॉल्स लॉ से हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी। तो पी नॉट ए एक्स ए हो गया प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो गया। हम पी ए और पी बी को ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ए और बी का अगर सॉल्यूशन है, ए और बी का अगर सॉल्यूशन है तो मोल फ्रैक्शन का सम जो है 1 के इक्वल होगा। एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा ही, ठीक है। तो इससे हम क्या डिनोट कर सकते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स ए की जगह अब हम क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस एक्स बी लिख रहे हैं, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब इसे हम लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। या फिर हम इसे लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, टोटल प्रेशर हो गया, टोटल प्रेशर हो गया। हम किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है, सब एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 2 चीज़ याद रखना है, पी टी इक्वस टू पी ए प्लस पी बी और एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वस टू 1।
तो ये हो गया हमारा टोटल प्रेशर। तो जब भी हम एक कंटेनर लेंगे, जब भी एक कंटेनर लेंगे जिसमें ए और बी का सॉल्यूशन होगा, तो उसमें ए और बी के वेपर्स भी होंगे, ए और बी के वेपर्स भी होंगे, तो उस कंटेनर का जो ओवरऑल टोटल प्रेशर होगा पीटी होगा, और वो किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। और ये पी ए प्लस पी बी क्या में जो एक्स ए प्लस एक्स बी है वो भी 1 के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये पी टी क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी के पेज नंबर 42 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए रॉल्स लॉ के, जो बड़े ही आसान और सिंपल से है। चलिए मैं इनको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है, हमने वहाँ पे एक्स ए एक्स बी लिया था ना, एनसीईआरटी में इसने x1 x2 लेके रखा है, ठीक है। तो इनका कहना क्या है कि जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर यानी पीटी जो हमने निकाला, वो या तो हम पूरा x1 के टर्म्स में ला सकते हैं या तो टोटल x2 के टर्म्स में भी ला सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हमने देखा ही है डेरिवेशन में, या तो पूरा x2 में आ गया या तो पूरा x1 में भी ला सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट बोलता है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि पी टी इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट एक्स टू होता है, ये हमने डिराइव किया। देखिए पी वन नॉट कॉन्स्टेंट है, पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट भी कॉन्स्टेंट ही होगा, क्यों कॉन्स्टेंट ही होगा ना भाई। वेरिएबल क्या होगा, एक्स टू वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि कितना अमाउंट हम डाल रहे हैं वो वेरिएबल हो सकता है। जैसे कंटेनर है, तो कंटेनर में हम कितना अमाउंट ऑफ ए ले रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ बी ले रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। हम उसे चेंज भी कर सकते हैं या फिर हमेशा के लिए फिक्स भी कर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है, वो वेरिएबल है। लेकिन पी नॉट वन यानी किसी पर्टिकुलर ए का जो हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, जैसे हम इथेनॉल का सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो उसका जो प्योर इथेनॉल का जो वेपर प्रेशर होगा, वो चाहे तुम हिमालय में ले जाओ चाहे कहीं पर भी ले जाओ, उसका पी नॉट तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा ना भाई, कॉन्स्टेंट ही रहेगा एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल में। तो इसलिए पी नॉट वन कॉन्स्टेंट है और पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट भी कॉन्स्टेंट है, और ये एक्स टू वेरिएबल है। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी नहीं हो गया, तो ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। मतलब टोटल प्रेशर और जो मोल फ्रैक्शन है वो कैसे वैरी करेंगे, लीनियरली वैरी करेंगे। ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे c क्या है, पी वन नॉट है, और m क्या है, पी टू नॉट माइनस पी वन नॉट है, ठीक है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि ये जो है लीनियरली वेरी करता है। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें बोल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स 1 एंड 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हम टोटल प्रेशर को बढ़ाना चाहते हैं, टोटल प्रेशर अगर हमको बढ़ाना है, तो हम P1 नॉट और P2 नॉट को बढ़ा के भी कर सकते हैं ये काम। P1 नॉट और P2 नॉट बढ़ा देंगे तो ऑफ कोर्स PT जो है बढ़ ही जाएगा। आप कंसिडर कीजिए जैसे एक कंटेनर है, उसमें वोलेटाइल सब्सटेंसेस A और B है, 1 और 2 है, तो वो जो है इवापोरेट करेंगे ही करेंगे। अगर वो ज़्यादा इवापोरेट करते हैं तो उनका टोटल प्रेशर भी उस कंटेनर का ज़्यादा ही होगा, जाहिर सा बात है। ज़्यादा इवापोरेट करेगा तो गैसेस ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा गैसेस बनेंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा लगाएंगे। इसका मतलब टोटल प्रेशर ज़्यादा होगा अगर P1 नॉट और P2 नॉट ज़्यादा होंगे। या फिर कोई भी एक कॉम्पोनेंट जैसे XA अगर ज़्यादा हुआ, अमाउंट ऑफ A ज़्यादा है या अमाउंट ऑफ B ज़्यादा है, दोनों में से कोई भी एक ज़्यादा है, तो ज़्यादा गैसेस भी बनेंगे, ज़्यादा गैसेस बनेंगे तो टोटल प्रेशर भी बढ़ेगा। वही बोल रहा है कि अगर हम A या फिर B किसी भी एक कंपोनेंट को अगर हम बढ़ा देते हैं तब भी हमारे पास टोटल प्रेशर बढ़ सकता है, और या फिर जो P1 नॉट और P2 नॉट को अगर हम बढ़ा देते हैं तब भी हमारे पास टोटल प्रेशर जो है बढ़ सकता है। अब हमारे पास एनसीईआरटी में एक बड़ा प्यारा सा अच्छा सा इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। ये ग्राफ मेंस एडवांस कहीं पर भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा सा ग्राफ है, तो इसे हम समझेंगे भी और खुद भी बना के देखेंगे कि कैसे बनता है। एनसीईआरटी में ये ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ देखने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि जनरली हम जो भी ग्राफ बनाते हैं वो कुछ ऐसा होता है, या तो एक्स और वाई ही सिर्फ होता है। इसमें भी एक्स और वाई ही है सिर्फ, लेकिन इसमें क्या किया है, जैसे हम वाई एक्सिस एक लेते हैं ना, तो इसमें 2 वाई एक्सिस ले लिया है ताकि 2 ग्राफ को एक ही साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए अजीब सा लग रहा है, नॉर्मल ग्राफ की तरह नहीं लग रहा है। बट ये ग्राफ भी उतना ही सिंपल है जितना वाई और एक्स वाला जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसमें हमने एक्स एक्सिस में लिया मोल फ्रैक्शन और वाई एक्सिस में लिया वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर अगर हम किसी एक गैस के लिए बनाते हैं, जैसे 1 के लिए बनाते हैं तो एक ग्राफ बनता, 2 के लिए बनाते तो दूसरा ग्राफ बनता। तो 1 और 2 का ये कॉम्बाइंड ग्राफ है एक्चुअली,
समझ में आया? तो देखिए हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास अगर एक कंटेनर है, बार बार कंटेनर ही हमें लेना है, कंटेनर लेना है, उसमें ए और बी का सॉल्यूशन है, हर बार की भांति इस बार भी, ठीक है, ए और बी का सॉल्यूशन है। इसमें हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो P2 नॉट है ना, P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट, यानी कि जो सेकेंड वाला जो हम गैस ले रहे हैं, सेकेंड वाला जो वोलेटाइल सब्सटेंस ले रहे हैं वो ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। तो इसलिए P2 नॉट जो है ज़्यादा है P1 नॉट से, ठीक है, ये हम कंसिडर करके चले। देखिए अगर ये ग्राफ है, जैसे कि अगर x1 ही होता, मतलब ग्राफ सिर्फ 1 ही होता, जैसे गैस A ही होता सिर्फ कंटेनर में, तो x1 यानी मोल फ्रैक्शन क्या होता, 1 का 1 ही होता, मतलब मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस B कितना होता, 1 के बराबर ही होता, क्योंकि B तो होता ही नहीं, तो x1 कितना होता, 1 होता। इन द केस x2 इज 0, यानी कि B का जो मोल फ्रैक्शन है 0 है, मतलब अगर हम मान लेते कोई कंटेनर है जिसमें खाली 1 ही है, तो उसका प्रेशर कितना होता, P1 नॉट के बराबर होता। तो देखिए एक्स एक्सिस में ये पॉइंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है कि नहीं है ना, मतलब अगर हम A को ही लेते हैं, B को नहीं लेते हैं, तो उसका प्रेशर जो होगा P कितना होगा, भाई रॉल्स लॉ में तुमने पढ़ा ना, P इक्वल्स टू P नॉट एक्स होता है, P इक्वल्स टू P नॉट एक्स होता है रॉल्स लॉ के हिसाब से। तो अगर x1 है तो P किसके बराबर होगा, P नॉट के बराबर होगा ना। तो देखो यहाँ पे x1 है तो P किसके बराबर है, प्रेशर, वेपर प्रेशर किसके बराबर है, P1 नॉट के बराबर है ना। उसी तरह जब अगर हम केस लेते हैं कि x2 1 है, यानी x1 0 है, देखिए x2 1 है, तो इस केस में बैठाइए x अगर 1 है तो P किसके बराबर हो जाएगा, P नॉट के बराबर हो जाएगा। तो x2 1 है तो P2 जो वेपर प्रेशर है किसके बराबर हो जाएगा, P2 नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ है, अगर हम इस लाइन को जोड़ देते हैं, तो ये जो वेरिएशन है ये किसको बता रहा है, टोटल प्रेशर को बढ़ा रहा है, टोटल प्रेशर को बता रहा है P1 प्लस P2, ठीक है। तो यही है ग्राफ, इसमें कुछ नहीं है। मोल फ्रैक्शन है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कम होते जा रहा है, P1 जो प्रेशर है वो देखिए घटते जा रहा है। 1 का प्रेशर, अगर कंटेनर में A और B दोनों ही है, अगर हम A को घटा रहे हैं, A का मोल फ्रैक्शन देखिए 1 से 0 हम ले जा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो उसका जो प्रेशर भी है वो कम होते जा रहा है। x2 यानी B अगर हम लेते हैं, सॉल्यूशन में अगर A और B दोनों हैं, तो हम जैसे जैसे B का मोल फ्रैक्शन यहाँ से यहाँ तक देखिए बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, लेकिन जो टोटल प्रेशर है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जाता है। क्यों, क्योंकि P2 नॉट ज़्यादा वोलेटाइल है, तो जैसे जैसे P2 नॉट का अमाउंट बढ़ते जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ गैस भी बढ़ते जाएगा और वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप 5 मिनट वापस से रिकैप में जाइए, वीडियो 2-3 बार देख लीजिए, आपको 110% समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ फिर से, ये जो टोटल प्रेशर है इसका ग्राफ इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि P2 नॉट ज़्यादा है P1 नॉट से। स्टार्टिंग के केस में P1 नॉट ज़्यादा था, इसलिए एक पार्टिकुलर वेपर प्रेशर था, धीरे धीरे P1 नॉट को कौन इंटरचेंज कर दे रहा है, P2 नॉट, तो P2 ज़्यादा हो गया तो P2 का प्रेशर भी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा गैस भी बनाएगा, ज़्यादा गैस बनाएगा तो टोटल प्रेशर भी बढ़ेगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट रॉल्स लॉ, देयर इज़ नथिंग मच। अगले लेक्चर में हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस, और अगर नहीं समझ आया तो इसको रिकैप करके ज़रूर देखें, आपको 110% समझ आ जाएगा। थैंक यू।